This video discusses the third type of methods for the purpose of measuring the risk, that is additional management methods. In this we have these further subcategories methods. The first one being the risk management information system, then risk management intranets, risk mapping, value at risk also known as VAR analysis, and then catastrophe modeling. We start with the discussion of risk management information systems. What is risk management information system and how it can help in analyzing risk and measuring the risk to a risk manager? RMIS is a computerized database. इसमें क्या होता है कि हम डेटाबेस स्टोर करके रखते हैं या रिस्क मैनेजर स्टोर करके रखता है और वो टाइम टू टाइम उसको अपडेट करता रहता है. तो कंप्यूटर बेस्ड डेटाबेस मेंटेन किया जाता है और लेटर ऑन दैट डेटा इज़ यूज्ड टू एनालाइज द रिस्क and such data can be used to predict the risk as well. तो प्रिडिक्शन में या कंट्रोल करने में फ्यूचर लॉस लेवल्स को तो ये डेटाबेस जो है काफ़ी हद तक हेल्प करता है. तो जो भी इस तरह का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, कंप्यूटराइज सिस्टम डेवलप किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग द रिस्क, तो दैट इज़ द रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हैपनिंग्स हो रही हैं, डेटा है रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़, रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ क्लेम्स, रिगार्डिंग देयर इंजरीज, रिगार्डिंग देयर वर्क, रिगार्डिंग देयर ट्रेनिंग, तो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की उनको एक कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में तरीके से स्टोर करते हैं और टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहते हैं. तो ऐसा जो सिस्टम जब आपके पास होता है तो वो सिस्टम जो है हम उसको फिर लेटर ऑन वी कैन एनालाइज इट एज़ पर दी रिक्वायरमेंट. और ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने आप ही कर सकती है. मतलब कि द ऑर्गेनाइजेशन कैन डेवलप दिस RMIS इन हाउस एज वेल एज़ ये किसी को लेट आउट भी किया जा सकता है ये काम. देयर आर नंबर ऑफ वेंडर्स हु आर मार्केटिंग कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कीजिए, वो आपको एनालिसिस करके देता है. तो इस तरह का सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया जा सकता है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विद ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़, तो उसको जो है RMIS काफ़ी हेल्प कर सकता है इन ट्रैकिंग एंड प्रिडिक्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से वर्कर कंपनसेशन क्लेम्स. तो रिस्क मैनेजर क्या करेगा कि वो जो भी डेटा है उसके पास सच एज़ कैसा डेटा वो स्टोर करके रखे हुए हैं, एग्जामिनिंग द नंबर ऑफ इंजरीज अकर्ड बाय जोग्राफिक रीजन. तो इस तरह की एनालिसिस वो कर सकता है कि कितनी इंजरीज़ हुई हैं एज़ पर दी एरिया, या किस बॉडी पार्ट को इंजरी हुई है या किस टाइप की इंजरी है या कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें नंबर ऑफ़ इंजरीज़ ज़्यादा है, या ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो कि किस किस एम्प्लॉय ने कितना कितना क्लेम आज तक थ्रू आउट हिज सर्विस अब तक कितना क्लेम किया है. तो जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो हम उसको किसी भी बेस पे एनालाइज कर सकते हैं. तो यानी कि आपने जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करी है कंप्यूटर में, तो आपने उसको एक तरह की सॉर्टिंग कर दी है. तो आप जब भी एनालिसिस चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन लेके आप एनालिसिस कर सकते हैं. तो ये एक तरह का टूल है जिससे कि क्विकली आप डिसीजन ले सकते हैं. So such an analysis, it may reveal information, for example, what is the injury rate in a particular region. It may be possible कि किसी एक रीजन में बहुत ज़्यादा हाई है या कुछ स्मॉल नंबर एम्प्लॉयज़ हैं विच आर अकाउंटिंग फॉर अ हाई नंबर ऑफ क्लेम्स. यानी किसी एक एम्प्लॉयमेंट ने तो बहुत ज़्यादा क्लेम्स लिए हैं लेकिन कुछ ने अभी तक नहीं लिया. तो ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आ सकती है जब हम एनालाइज करते हैं.
या ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कोई पर्टिकुलर जॉब है जिससे इंजरीज ज़्यादा हो रही हैं। तो जब ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सामने आएगी तो हम करेक्टिव मेजर्स जो है ले सकते हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ a computerized database system that permits the risk manager to store, update and analyze risk management data and to use such data to predict and attempt to control future loss levels. Second is risk management intranets. इंटरनेट से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। इंट्रानेट्स क्या होते हैं? इंट्रानेट्स क्या होते हैं कि एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क होता है ये। सो इंटरनेट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क जिसमें कि सर्च कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं, बट इट इज़ डिज़ाइंड फॉर लिमिटेड और यू कैन से इंटरनल ऑडियंस। यानी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ उन्हीं की इंफॉर्मेशन के लिए एक तरह की सर्च आप जहाँ कर सकते हैं जिस नेटवर्क पे। सो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट पे तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी सर्च कर सकता है, बट इंट्रानेट क्या है? लिमिटेड लोगों के लिए ही है। तो रिस्क मैनेजमेंट में हम इंट्रानेट्स की हेल्प ले सकते हैं, या कई बार क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई होती है जहाँ पे आप देखें कि उधर लिखा होता है FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो उनकी वेबसाइट पे आपको दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो सम रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ओन वेबसाइट्स विच इंक्लूड FAQs एंड वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन कुछ हैं जिन्होंने कि रिस्क मैनेजमेंट इंट्रानेट्स की हेल्प ली है। नाउ थ्रू इंट्रानेट एम्प्लॉयज़ कैन ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स टू फॉलो along with set of forms that must be signed and filed before holding an event. तो कुछ भी करने से पहले, कोई भी मान लीजिए आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो करने से पहले आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें जो है आपको वो प्रोसीजर आप सर्च करिए अपने इंट्रानेट पे, तो एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हर तरह का डॉक्यूमेंट जो एम्प्लॉय की एक लॉगिन आईडी होती है, पासवर्ड होता है, उसके बेसिस पे वो कोई भी फाइल जो है एक्सेस कर सकता है, विच इज़ मेंट फॉर एम्प्लॉयज़, नॉट सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, बट विच इस पे इंटरनेट पे वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं जो सबके लिए ओपन है फॉर दी एम्प्लॉयज़। तो उनके बेसिस पे आप जो है आपको पूरा प्रोसीजर मालूम रहेगा, जिससे कि किस तरह के आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो सब होगा। तो रिस्क कम हो जाएगा, कम रिस्क होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। देन another method which I forgot to mention here is predictive analysis. प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी क्या होता है? एक तरह का एनालिसिस है, डेटा का एनालिसिस है, टू जनरेट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप किसी का क्रेडिट स्कोर देखते हैं, तो क्रेडिट स्कोर देख के जो है आपकी उसकी क्रेडिट स्टैंडिंग पता चल जाएगी। या ड्राइविंग रिकॉर्ड्स देखें आपने, ड्राइविंग रिकॉर्ड्स देखा तो पता चल जाएगा कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है रिगार्डिंग ड्राइविंग। तो इसके बेसिस पे आप फिर एनालाइज़ कर सकते हैं कि कितना रिस्क है। जिसका क्रेडिट स्टैंडिंग लो है तो उसको क्रेडिट देंगे तो क्रेडिट रिस्क बढ़ जाएगा। जिसका ड्राइविंग पुअर है उसको आप कार इंश्योरेंस या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एज ड्राइवर रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ रिस्क। सो प्रेडिक्टिव एनालिसिस में क्या करते हैं, हम डेटा यूज़ करते हैं ताकि हम जनरेट कर सकें इंफॉर्मेशन को और उसके बेसिस पे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। देन इज़ रिस्क मैपिंग। रिस्क मैपिंग में क्या करते हैं, हम एक ग्रिड बनाते हैं जिसमें कि हम पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी ऑफ रिस्क को मैप करते हैं। जैसे मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में भी बताया था कि एक तरफ हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं फ्रॉम नील, लो, मीडियम टू हाई, और एक तरफ हम सिवियरिटी लिखते हैं
उसके बाद हम बताते हैं कि हमको वेदर वी नीड टू रिटेन द लॉस और देयर इज़ अ नीड टू ट्रांसफ़र द लॉस। ठीक है, तो इस तरह से हम एक मैट्रिक्स बनाकर डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो जाती है उससे। तो रिस्क मैपिंग में भी हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी जो है रिस्क की उसको डिटेलिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल में इधर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और इधर सिवियरिटी है। फ्रीक्वेंसी जो है फ्रॉम लो मीडियम टू हाई मीन्स द नंबर ऑफ टाइम रिस्क इज़ फेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। वेस्ट कोस्ट एथलेटिक अपैरल कंपनी है, उसकी रिस्क मैपिंग यहाँ पे की हुई है। यहाँ पर सिवियरिटी है कि वो रिस्क जो है वेदर इट इज़ वेरी हाई, लो और मीडियम। फ्रीक्वेंसी यानी कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिस्क होता है। तो इस कंपनी को ये सारी रिस्क हो सकते हैं, लाइक एम्प्लॉय थेफ्ट है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी हो सकती है, रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, करेंसी एक्सचेंज, ये सारे इसके रिस्क हैं। रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, फिर उनकी मैपिंग करी है कि उनके होने के क्या चांस है, कितनी बार होंगे और सिवियरिटी कितनी रहेगी। जैसे एम्प्लॉय थेफ्ट का फाइंड आउट किया है कि फ्रीक्वेंसी भी लो है और उसकी सिवियरिटी भी लो है, तो इसलिए उसको यहाँ पर प्लेस किया गया है। इसी तरह से जितने भी रिस्क हैं, साइबर अटैक जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उससे जो लॉस होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सब इस पूरे ग्रिड में जो है इनको प्लेस किया गया। अब जब हमने ये रिस्क यहाँ पे प्लेस कर दिए, उसके बाद अब देखेंगे सबसे ज़्यादा प्राइम इम्पोर्टेंस वाला रिस्क कौन सा है जो कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो दिस सीम्स टू बी साइबर अटैक और कंपटीशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट, रेपुटेशन, ये वाले रिस्क जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है जिनका कि टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसकी फ्रीक्वेंसी लो है बट सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक तरह का क्या है, अर्थक्वेक के कारण कैटास्ट्रोफिक लॉस है। तो इसके लिए अलग तरह की डिसीजन मेकिंग चाहिए, अलग तरह की रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। सो रिस्क मैपिंग से हमें जो है एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के स्टेप्स जो हैं फर्दर हम ले सकते हैं। रिस्क मैपिंग के बाद अनदर मेथड इज़ वार एनालिसिस, वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क क्या है? इट इज़ द वर्स्ट प्रोबेबल लॉस likely to occur in a given time period under regular market conditions at some level of confidence। तो ये जनरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो है बहुत ही पॉपुलर रिस्क असेसमेंट की टेक्निक होती है। देखिए कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज देयर इज़ अ म्यूचुअल फंड और उस म्यूचुअल फंड का जो है कैरेक्टरिस्टिक है दैट देयर इज़ 5% प्रोबेबिलिटी that the value of fund may decline। फंड की जो है वैल्यू वो डिक्लाइन हो सकती है और जो मैक्सिमम लॉस है दैट कुड बी 50,000 रुपीज़ ऑन एनी सिंगल ट्रेडिंग डे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वार की स्टेटमेंट है। अब ये क्या शो कर रही है? देखिए मैंने कहा कि वार क्या है, इट इज़ द वर्स्ट प्रोबेबल लॉस। वर्स्ट प्रोबेबल लॉस यहाँ कितना है? 50,000 बता रहा है ये। तो वर्स्ट प्रोबेबल लॉस लाइकली टू अकर इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो गिवन टाइम पीरियड इस केस में क्या है? 1 सिंगल ट्रेडिंग डे। यानी ये कह रहा है कि एक दिन में म्यूचुअल फंड से जो लॉस हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम दैट इज़ ₹50,000। और ऐसा होने के चांसेस कितने? 5%। यानी कि हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है स्टेटमेंट पे? 95%। 95% हम श्योर हैं कि ऐसा हो सकता है कि द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हियर इज़ 95। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो चांसेस हैं लॉस के 5% है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वार एस्टिमेट द रिस्क लेवल कुड बी इंक्रीज्ड और इट कुड बी डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क टॉलरेंस।
अभी रिस्क टॉलरेंस अगर किसी इंडिविजुअल का है कि वो 50,000 का रिस्क बियर कर सकता है तो वो इन्वेस्टमेंट कर देगा उस म्यूचुअल फंड में। किसी के लिए 50,000 बहुत बड़ा रिस्क है, किसी के लिए नेग्लिजिबल है। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस यानी रिस्क की लिमिट कितनी है, लिमिट्स क्या है। किसी के लिए करोड़ों का लॉस भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, किसी के लिए लैक्स की रिस्क भी लॉस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो रिस्क टॉलरेंस है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है टू मेजर द रिस्क। किसी के लिए 10,000 रुपये गुम जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, रिस्क ही नहीं है, लिया उसको वो लॉस ही कंसिडर नहीं करता, और किसी की सैलरी ही 10,000 रुपीज़ है। ओके, तो ये जो टॉलरेंस है या लिमिट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इन मेजरिंग द रिस्क, या ये डिसाइड करने में कि कितना रिस्क जो है हम रिटेन कर सकते हैं और कितने रिस्क को हमें इंश्योर कराना है। तो वैल्यू एट रिस्क या वार मॉडल जो है, जैसे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है कि 50,000 का उसने कहा है कि मैक्सिमम लॉस होगा, तो कोई तो इन्वेस्टर ये देख के कि म्यूचुअल फंड में तो बहुत रिस्की है इन्वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं है इसीलिए वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करेगा। तो ये जो है ये एक तरह की आपको मेजर करके दे रहा है दैट मैक्सिमम लॉस जो होगा दैट विल बी ऑफ 50,000। नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क टॉलरेंस यू हैव टू टेक अ डिसीजन वेदर टू मेक एन इन्वेस्टमेंट और नॉट। लास्ट इज कैटास्ट्रोफी मॉडलिंग। कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स आपको पता है कैसे होते हैं, लाइक अर्थक्वेक्स, टेररिस्ट अटैक्स, या हरिकेन्स हो गए, फ्लड्स हो गए। ओके, सो दीज आर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जो कि कभी कभी होते हैं लेकिन जिनसे लॉसेस जो होते हैं दैट इज़ ऑफ ह्यूज अमाउंट। तो कैटास्ट्रॉफी मॉडलिंग क्या करती है, इट इज़ अ कंप्यूटर असिस्टेड मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग लॉसेस दैट कुड अकर एज अ रिजल्ट ऑफ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। तो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से होने वाली जो लॉसेस हैं उनको एस्टिमेट करने में जो मॉडल्स हमारी हेल्प करते हैं दे आर कॉल्ड कैटास्ट्रॉफिक मॉडल्स। सो दीज आर जनरली एम्प्लॉयड बाय लाइक इंश्योरेंस कंपनीज़ या ब्रोकर्स हो गई या रेटिंग एजेंसीज हो गई या कोई लार्ज कंपनीज़ जो कि कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस से एक्सपोज्ड हैं। जैसे इस केस में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर पैसिफिक रिम अर्थक्वेक, तो ये कैटास्ट्रॉफिक लॉस से एक्सपोज्ड है। तो ऐसी कंपनीज जो हैं कैटास्ट्रॉफिक मॉडलिंग को यूज़ करके रिस्क को एनालाइज कर सकती हैं, मेजर कर सकती हैं, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन टेक द डिसीजंस। सो दीज आर दी 3 मेथड्स of analyzing and measuring the risk, and the next topic we will discuss in next video.